गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 10 सोशल साइंस के ज्योग्राफी पोर्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी पोर्शन के 6वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है विनिर्माण उद्योग। इसके 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लें। चलिए आज हम लोग देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। अब बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो विकास हुआ है, जो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, वो कहां हुई है? बेंगलोर में हुई है। बेंगलोर को इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स की राजधानी बोला जाता है। मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ में भी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए जाते हैं। 18 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की एकल विंडो सेवा, क्या एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े एवं संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। क्या है ये? अब आप समझ लीजिए। 18 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क ऐसे 18 जगह पर बनाए गए हैं जो आपको क्या प्रदान कर रहे हैं? जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की एकल विंडो सेवा। एकल विंडो सेवा क्या होती है, ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे। तो एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं, यानी कि ऐसी सेवा, ऐसी संचार व्यवस्था जो क्या है, उच्च गुणवत्ता की है और इसमें एकल विंडो के माध्यम से आपको डाटा प्रोवाइड करवाया जाता है, या विशेषज्ञों के माध्यम से उच्च आंकड़े प्राप्त करवाए जाते हैं, उच्च आंकड़ों की सेवा प्रदान की जाती है। अब आप देख लीजिए कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग काफी बड़ा उद्योग है। अभी हमने बहुत सारे उद्योग पढ़े, उनमें से काफी अच्छी स्थिति है इसकी। और ये 2005 में ये 10 लाख लोगों को रोजगार देता था। इतना 10 लाख लोगों को रोजगार देता था तथा 4 से 8 यानी कि 4 वर्षों में यह 8 गुना बढ़ने की संभावना थी। 4 वर्षों में यह 8 गुना तक बढ़ सकता था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो थी वो थी, इसमें 30% महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ था। और ये महिलाएं यदि शिक्षित होती हैं तो परिवार सुचारू ढंग से चलता है और समाज को सही दिशा मिलती है। एक नारी यदि शिक्षित है, कार्य कर रही है, तो उसके घर की प्रणालियां अपने आप बदल जाती हैं, उसके घर की चीजें अपने आप बदल जाती हैं। इन स्थितियों में इस इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि इसने 30% महिलाओं को रोजगार प्रदान किया है। अब देख लेते हैं कि पिछले 3 से 4 वर्षों में यह उद्योग एफडीआई का प्रमुख क्षेत्र रहा है। एफडीआई यानी कि विदेशी निवेश। विदेशी निवेशकों ने सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री को पसंद किया है और सबसे ज्यादा पैसा अपना इसी इंडस्ट्री में लगाया है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, तेजी से देश भर में तेजी से बीपीओ का विस्तार हो रहा है। बीपीओ समझ रहे हैं ना? बीपीओ सारे लोग बीपीओ जान रहे हैं कि बीपीओ क्या होता है, कॉल सेंटर क्या होता है। तो बीपीओ, तेजी से बीपीओ का विस्तार हो रहा है। इन बीपीओ में महिलाओं को बहुत ज्यादा नौकरी प्राप्त होती है। भारत
इसके सफल होने का मुख्य कारण है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास। यानी कि भारत में ये जो बीपीओ विकसित हो रहे हैं और इनका विकास चल रहा है और ये सफल भी हो रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण है कि भारत में बहुत सारे लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को निरंतर सीख रहे हैं, उसका निरंतर विकास हो रहा है। इस प्रौद्योगिकी को चूंकि वो जान रहे हैं, इसलिए भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से अपने पैर पसार रहा है। एक स्थिति तो ऐसी भी आ सकती है कि ये देश का सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला और सबसे ज्यादा जीडीपी में मदद करने वाला उद्योग भी हो सकता है। ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं आप नवीन उद्योगों की तरफ इसीलिए सरकार देखती है कि वो नए नए तरीके से, नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नवीन दिशा प्रदान करते हैं, समाज की एक नई दिशा प्रदान करते हैं। पहले हम देखते थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो लोगों में एक चार्म होता था। हमारे साथ के जितने पढ़े हुए इंजीनियर थे वो हमेशा ये कहते थे कि करना क्या है, यहां से इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद विदेश चले जाना है, यहां से इंजीनियरिंग करनी है और विदेश चले जाना है। यानी कि ब्रेन ड्रेन वाली समस्या शुरू हो जाती थी। देश से बुद्धि का जो पलायन है, बौद्धिक लोगों का जो पलायन था, वो बहुत तेजी से जारी था वहां 98, 99, 2000 के दौर में। लेकिन सरकार के प्रयासों से और भारतीय मानवों के कठिन परिश्रम से आज की स्थिति ऐसी आ गई है कि अगर अमेरिका में मंदी हो जाती है तो अमेरिकन जो भारतीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ पलायन करते हैं और भारत में आके नौकरी तलाश करते हैं। इन स्थितियों में देखिए, पहले क्या हो रहा था, अमेरिका नहीं कोई और दूसरा देश मिल जाए, ऑस्ट्रेलिया मिल जाए, न्यूजीलैंड मिल जाए, इंग्लैंड मिल जाए, बच्चे कहीं भी जाने को तैयार थे। लेकिन आज देखिए, पुनः अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, पुनः अपने घर की तरफ आ रहे हैं। और जो बहुत पहले चले गए थे, जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, वो बहुत सारा पैसा भी भारतीय इंडस्ट्री में लगा रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से, यानी कि वो भारतीय लोग ही अधिकतर हैं जो भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आज हमने विनिर्माण उद्योग पूरी तरीके से पढ़ लिया है। विनिर्माण उद्योग पढ़ने के पश्चात अब हम लोग देख लेते हैं कि औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण क्या होता है। जब इतने सारे उद्योग लगे हैं तो इन उद्योगों की पॉजिटिव चीजें हमने पढ़ ली, लेकिन कुछ इनकी निगेटिव चीजें भी होती हैं, उनको भी पढ़ लेना आवश्यक है। उद्योग लगेंगे तो उद्योग का कचरा फैलेगा, उद्योग से धुआं निकलेगा, उद्योग से गंदा पानी निकलेगा। अब इसके उद्योग तो हमने लगा लिए, लेकिन हमने ये टेक्नोलॉजी नहीं देखी कि इन सारी चीजों की व्यवस्था कैसे की जाएगी। हम इसको सीधे सीधे नदियों में छोड़ देते थे, सारी नदियों का जल प्रदूषित होने लगा। इसी स्थिति में हम देखते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री में जनरेटर लगे होते हैं, उनकी मशीनें आवाज करती हैं, जिसकी वजह से शहर पूरे तरीके से कोलाहल में डूब जाते हैं और वहां पर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। आप किसी बड़े शहर में जाके देखिए, जहां पर आप कई सालों तक, पहले तो कई महीनों तक आप रह नहीं पाएंगे उसमें, लेकिन अगर कई सालों तक आप उसमें रह गए, उस वातावरण के भागी बन गए, तो कहीं ना कहीं जब आप गांव की ओर आएंगे, छोटे शहरों की ओर आएंगे या पहाड़ की ओर जाएंगे, तो जब वो शांति का वातावरण मिलेगा तब आप वहां पर रह नहीं पाएंगे, अपना समायोजन नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपको लगातार उस ध्वनि प्रदूषण की आदत पड़ गई है। और ये ध्वनि प्रदूषण
कहीं ना कहीं हमारी सुनने की क्षमताओं को कम करता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति एकदम नहीं सुन पाता है, उसके कान खराब हो जाते हैं या इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं कई बार। तो ऐसी स्थिति में हमको उद्योगों के साथ पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखना है। इसमें दूसरा आता है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण क्या है? उद्योगों में जब हम रॉ मटेरियल से वस्तुएं बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल की गंदगी भी निकल रही है। जो ठोस गंदगी निकल रही है उसको हम उद्योग के बाहर डाल देते हैं और जो हम जल के रूप में गंदगी निकल रही है या उसकी सफाई में जो जल प्रयोग किया गया है वो गंदा जल हम दोबारा से उन नदियों में छोड़ देते हैं। तो इसका प्रभाव आप लोग जानते हैं क्या पड़ता है? 1 लीटर गंदा जल 8 लीटर गंदे जल को 8 लीटर स्वच्छ जल को गंदा कर देता है। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का 1 लीटर जल स्वच्छ जल के 8 लीटर को गंदा कर देता है। मानिए 1 गुना जल, गंदा जल 8 गुना स्वच्छ जल को भी गंदा कर देता है, जो न पीने लायक रहता है, न कपड़े धोने लायक रहता है, न जानवरों को पिलाने लायक रहता है। ऐसी स्थितियों में आप गंगा की तो सफाई बहुत हद तक हो गई है, लेकिन यमुना में कहीं भी दिल्ली के आसपास यमुना का पानी प्रयोग करने लायक नहीं है। वैज्ञानिकों ने सीधा बता दिया है कि इस पानी का प्रयोग यदि आप करते हैं, पीने के लिए करते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, कपड़ों के लिए करते हैं तो कपड़ों को हानि पहुंचेगी और यदि ये पानी आप जानवरों को पिलाते हैं तो जानवरों में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो देखिए हमारी इतनी बड़ी नदी, इतने सारे लोगों की जीवन रेखा आज इस स्थिति में आ गई है जब हमने अपने औद्योगिक अवशिष्ट को उस नदी में डालना प्रारंभ किया। औद्योगिक अपशिष्ट जब नदी में प्रवाहित होने लगा तो आज की स्थिति ऐसी है कि यमुना के पानी को पीना तो छोड़िए, हाथ डालने के लायक नहीं बचा हो। आज लोग देख रहे हैं कि एक बार गंगा की सफाई का अभियान शुरू हुआ है, ये पूरा हो जाए तो लोग यमुना के लिए आंदोलन करना प्रारंभ कर दें और यमुना की सफाई की जा सके। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं एक उसी नदी से एक छोटी सी नहर बनाई जा सकती है। इस नहर में उस अवशिष्ट को डाला जा सकता है और उस नहर को ले जाकर पुनः उस नदी में नहीं मिलाया जाएगा, उस नहर को ले जाकर अलग उसका पानी संरक्षित किया जाएगा, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण पैदा ना हो। तो यहां हमने पहले ध्वनि प्रदूषण पढ़ा, फिर जल प्रदूषण पढ़ा। जल प्रदूषण पढ़ने के पश्चात अब देखते हैं कि किस तरीके से जल प्रदूषण होता है। सबसे पहले यांत्रिक साधनों से जब हम प्राथमिक शोधन करते हैं, क्या करते हैं? प्राथमिक शोधन करते हैं, तब ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। दूसरा है जैव प्रक्रियाओं द्वारा दूसरा शोधन और जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा तृतीय शोधन। इस तरीके से हम उस पानी के शोधन कर लेते हैं। जब ये 3 कैटेगरी में शोधन हो जाता है तब वो पानी उपयोग करने के लायक बचता है। यदि ऐसी स्थितियां नहीं होती हैं तब तक हम उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर भूमिगत जल का स्तर कम हो गया है। जैसे कि आप देखिए बुंदेलखंड में पानी बहुत नीचे है, जमीन के बहुत नीचे है। वहां 250 से 300 फुट, 350 फुट खुदाई करनी पड़ती है तब पानी मिलता है, जबकि वेटलैंड एरिया में ये 25 से 30% खुदाई, 25 से 30 मीटर खुदाई करने पर ही मिल जाता है, या कह दीजिए 25 से 30 फुट खुदाई करने पर ही मिल जाता है। तो ऐसी स्थितियों में वहां पानी इतना नीचे चला गया है तो जिन जिन जगहों पर
पानी नीचे चला गया है वहां वहां प्रशासन रोक लगा देता है कि वहां पर उद्योगों के निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध प्रशासन लगा सकता है। लेकिन बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब प्रशासन उसको देख नहीं पाता है, तो निश्चित तौर से वहां पर प्रशासन को रोक लगाना चाहिए, औद्योगिक निष्कासन पर रोक लगाना चाहिए। यदि औद्योगिक निष्कासन पर रोक नहीं लगती है तो वो जो अशुद्धियां हैं वो जमीन के ऊपर रह जाती हैं, जमीन को अनुपजाऊ बनाती हैं और जमीन की प्रकृति को खराब कर देती हैं, जिससे जमीन में खेती होने लायक स्थिति नहीं होती है और जमीन बंजर हो जाती है। इन स्थितियों को देखते हुए भी हमको देखना चाहिए कि कहीं हम अंधाधुंध औद्योगिक विकास की दौड़ में दौड़ते तो चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति ना उत्पन्न कर दें कि हम अपनी खेती की जमीन को ही नष्ट कर डालें और एक समय ऐसा आ जाए कि हमें उन इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल विदेशों से मंगाना पड़े, क्योंकि आज तो हमारे पास जमीन है, उससे रॉ मटेरियल पैदा हो रहा है। यदि रॉ मटेरियल वाली जमीन को हम नष्ट कर लेंगे तो रॉ मटेरियल कहां से आएगा? इसलिए हमको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक चीज और देख लेते हैं कि एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, क्या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने कुछ मार्ग दिखाए हैं, कुछ चीजें बताई हैं कि इन सब चीजों के अनुसार आप चलेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण आप नहीं करेंगे। वो कौन कौन से हैं उनको देख लेना चाहिए कि जब इंडस्ट्री लगे तब उसको आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। यानी कि आईएसओ एक ऐसी संस्था है जो पर्यावरण के मानकों के अनुसार ही उद्योगों को प्रमाण पत्र देती है। यदि प्रमाण पत्र उसके पास नहीं है तो निश्चित तौर से उसकी मशीनें, उसके कारखाने पर्यावरण प्रदूषण करने वाले हैं। पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए एक संस्था बनाई गई है आईएसओ, जिससे प्रमाण पत्र मिल जाने के पश्चात ही ये मान लिया जाता है कि आपका उद्योग, आपकी मशीनें आपका पर्यावरण खराब नहीं करेंगी। और यह पर्यावरण और संसाधन की एक हिमायती है। कैसे हिमायती है? ये जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन के संरक्षण की नीति की हिमायती है। ये कहते हैं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जल की नीति होनी चाहिए सरकार की, खनिज तेल की होनी चाहिए, गैस की होनी चाहिए तथा ईंधन को संरक्षण करने की नीति भी होनी चाहिए। अब ये कैसे होगी, इसके लिए उन्होंने उपाय बताए हैं। क्या उपाय बताए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 वो कहते हैं आधुनिक तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही प्रयोग करके, विद्यमान उपकरणों में सुधार करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भारत में बहुत सारी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे जो BS4 मॉडल की गाड़ियां थीं, उन गाड़ियों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि अब BS4 मानक की गाड़ियों का उत्पादन नहीं होगा। जितना उत्पादन हो गया है वो बिक जाएगा, उसके पश्चात उनका उत्पादन नहीं होगा। तो क्या अर्थ हुआ? यानी कि BS4 मानक की जो गाड़ियां हैं वो अधिक पर्यावरण प्रदूषण करती हैं, इसलिए BS4 मानक को हटा दिया गया है, एक नए मानक को डाला गया है जिसको कहते हैं BS6। अब जो गाड़ियां आएंगी वो BS6 मॉडल की आएंगी। यानी कि जो तकनीक है वाहनों की, उस तकनीक में सुधार किया जा रहा है। यानी कि नवीन तकनीक डाली जा रही है। नवीन तकनीक और पुरानी तकनीक में सुधार के साथ हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। यही एनटीपीसी भी कह रहा है कि आधुनिक तकनीकों के आधार पर उपकरणों का सही प्रयोग करके तथा विद्यमान जो उपकरण हैं उनमें सुधार करके हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। और दूसरा इसमें है, दूसरी चीज वो कह रहे हैं अधिकतम राख का उपयोग करके।
जो राख निकल रही है उसका उपयोग कर लेना चाहिए और अवशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन हो, यानी कि आपकी मशीनें ऐसी हों जो अवशिष्ट पदार्थों को कहीं ना कहीं कंज्यूम कर लेती हों, कहीं ना कहीं वो रिसाइकिल कर लेती हों, उनका रिसाइकलिंग हो जाती हो, उन्हें पुनः प्रयोग में ला दिया जाता हो। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो ये जो उत्पाद की बची हुई राख है, बची हुई चीजें हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हो जाती हैं। इसमें अगला सुझाव एनटीपीसी ने दिया है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी कि जो इंडस्ट्री लगी है उस इंडस्ट्री स्वयं बहुत सारे पेड़ लगाए और अपने जो कर्मचारी हैं उनसे भी कह के बहुत सारे पेड़ लगवाए, क्योंकि जब इंडस्ट्री बनती है तो उसके लिए रोड बनता है, इंडस्ट्री बनाने के लिए जगह ली जाती है, तो उन जगहों पर जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों की कटाई कर दी जाती है, वो पेड़ काट दिए जाते हैं, वो पेड़ समाप्त हो जाते हैं। जब पेड़ हम समाप्त कर रहे हैं तो पर्यावरण संरक्षण नहीं हो पा रहा है, इसलिए जितने पेड़ काटे जाएं उससे लगभग 2 गुने पेड़ लगाने चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली में हमने देखा था कि वहां ऑक्सीजन बार खोल दिए गए थे। क्या आपने शराब का बार तो सुना होगा, वाइन का बार तो सुना होगा, डांस बार तो सुना होगा, लेकिन ऑक्सीजन का बार, सब लोग वहां पर ऑक्सीजन लेने जाते थे कि भाई हमको 1 घंटा शुद्ध ऑक्सीजन लेनी है तो ये पकड़िए, आप जितने भी पैसे आपको चाहिए 500 रुपए 1000 रुपए, हमको शुद्ध ऑक्सीजन दे दीजिए। शुद्ध ऑक्सीजन लेके लोग वहां से निकल के आते थे। तो ऐसी परिस्थितियां दिल्ली में पैदा हो गई थी कि लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन बार में जाना पड़ता था। तो सोचिए आप कि दिल्ली की स्थितियां कितनी भयावह थी। फिर लगातार सरकार के द्वारा और मानवों के द्वारा किए गए, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किए गए प्रयासों के माध्यम से अब पुनः धीमे धीमे वहां के वातावरण में सुधार हो रहा है। इसी स्थिति को हमें देखते रहना चाहिए। एनटीपीसी ने अगला सुझाव दिया है कि जो उद्योग के तरल अवशिष्ट का प्रबंधन किया जाए। कैसे प्रबंधन किया जाए? वो जो तरल अवशिष्ट है उस अवशिष्ट से जल को अलग निकाला जाए, अवशिष्ट को अलग निकाला जाए, जल का शोधन किया जाए। जो अभी हमने पहले पढ़ा था कि जल का शोधन किन आधारों पर किया जाए, तो उन 3 स्थितियों में जल का शोधन किया जाए और जल को पुनः प्रयोग के लिए बनाया जाए। और इसकी जो राख है उस राख को भी प्रयोग किया जाए और जलीय पुनर्चक्रण तथा जल संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना चाहिए। यदि आप पर्यावरण प्रदूषण औद्योगिक गति में और विकास के अंधी दौड़ में भागे चले जाएंगे और अपने पर्यावरण को समाप्त कर लेंगे तो जितना पैसा आपने यहाँ कमाया नहीं है उससे ज्यादा पैसा आप बीमारियों में दे देंगे और न आपका स्वास्थ्य रहेगा न आप ठीक रहेंगे। तो यहाँ औद्योगिक विकास का क्या फायदा, क्या लाभ? ऐसी स्थितियों में एनटीपीसी एक अगला सुझाव भी देती है। क्या कहती है कि सभी ऊर्जा संयंत्रों को पारिस्थितिकी रूप में मॉनिटर तथा समीक्षा करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। जब व्यक्ति आंकड़े बनाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में फंस सकता है, तो वो आंकड़े ऊपर नीचे भी कर सकता है। तो ऑनलाइन आंकड़ों का मॉनिटर करना, और ऑनलाइन जब आंकड़े दिए जाते हैं तो हम पुराने आंकड़ों को सुधार नहीं सकते। यहाँ तो अगर हमने लिख के दिए रखे हैं आंकड़े तो एक पन्ना फाड़ देंगे, पुराने आंकड़ों में संशोधन कर लेंगे, यहाँ के आंकड़े फिर वैसे कर लेंगे, तो इसलिए कोई व्यक्ति पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब ऑनलाइन आंकड़े एक बार फीड हो जाते हैं तो उनको हटाया नहीं जा सकता। अगर आप हटाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आंकड़े हटाए गए हैं। तो इस स्थिति में लोगों का जो गलत कार्य है, जो भ्रष्टाचार है, उसको भी समाप्त किया जा सकता है। आज हमने सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को पढ़ा।
इसके पश्चात उद्योगों से पर्यावरण को होने वाली हानि और होने वाले प्रदूषण को भी पढ़ा। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमको बताएं। धन्यवाद।